सो ही गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की। एक्चुअली टॉपिक क्या है हमारा, इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। इंथैल्पी पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड की। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन a compound, one mole compound is formed by its constituents in its natural state, in their natural state. constituent जो कि उनके natural state में present है। अगर O2 होगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो वो O2 लिखना है उसे, क्योंकि वो जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो डायटोमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, तो O2 लिखना है। तो जैसे कि सल्फर है तो उसे S8 लिखना है, क्योंकि वो S8 की फॉर्म में नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैटर है जिससे बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट सबस्टांसेस है जिससे वो कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड बना है, उन सबस्टांसेस को हमने उनकी नेचुरल स्टेट में लिखना है। ये बात हमने पिछली वीडियो में की थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, और हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी प्योर एलिमेंट्स के लिए भी। जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है, प्योर एलिमेंट्स जैसे कि Cl2 नेचुरल स्टेट में ये प्योर एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम का बना है, 2 क्लोरीन एटम्स का बना है, मतलब कि एक ही टाइप का क्लोरीन एटम का ही बना है, प्योर एलिमेंट है। साथ ही साथ अगर इस Cl2 के आगे लिक्विड लिखा है तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट तो है मगर अपनी नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा होता प्योर एलिमेंट है मगर साथ ही साथ अपनी नेचुरल स्टेट में भी प्रेजेंट है, प्योर एलिमेंट भी है, नेचुरल स्टेट में भी प्रेजेंट है, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 के इक्वल होता। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की। इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की, फेज मतलब यूनिफॉर्मिटी, एक चीज़ की ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम 3 सब टॉपिक्स देखेंगे, 3 सब टॉपिक्स है इसके अंदर। पहला है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज वेपराइजेशन? इस प्रोसेस के बारे में तो हम सबको पता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना। किस चीज़ का वेपर्स में कन्वर्ट होना? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, मतलब कि H2O है, अगर वो लिक्विड है तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि H2O जो कि गैसीय स्टेट में है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड का गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज ऑल अबाउट वेपराइजेशन। हम बात करें इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब कि क्या बोला? वेपराइजेशन मतलब कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो इस केस में इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है वो साथ में, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन H2O का, इनका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे साथ में। ये सारा प्रोसेस जो होता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, H2O का लिक्विड स्टेट से H2O का गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने का, ये जो प्रोसेस है ये किस पॉइंट पर होता है? ये जो प्रोसेस है ये इसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट, वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तब वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, सो अब हम फाइनली इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब कैसे? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ एब्जॉर्ब ही बोला, मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन, मैंने एब्जॉर्ब्ड या रिलीज नहीं बोला, क्योंकि मेरे को इस बारे में श्योरिटी है। जब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रही हूँ तो मेरे को पता है लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो हम, जैसे कि एग्जांपल है, जब हम बॉईल करेंगे तो उसमें बॉइलिंग के वक्त क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना। सो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में मैं सीधे बोलूँगी इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of liquid gets converted into gas। इस बारी क्या है 1 मोल? इस बारी क्या है 1 मोल? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड 1 मोल होना चाहिए, लिक्विड 1 मोल होना चाहिए। रिमेंबर यहाँ पर भी सर्कल मारा था किसी चीज़ के लिए, कंपाउंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए।
अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मत सोचो इस बारे में, अगर मैं आपको बार बार वो रिमेंबर कराना चाह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ अभी इस वक्त जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में हमने देखा इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में हम देख रहे हैं किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, गैस का 1 मोल होना ज़रूरी नहीं, वेपर का 1 मोल होना ज़रूरी नहीं, लिक्विड 1 मोल है, समझ रहे हो, लिक्विड 1 मोल है। सो डेफिनेशन का हर एक वर्ड ध्यान से सुनना है, कोई वर्ड छूटे ना। सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर एट इट्स, कौन से वाला पॉइंट, वेपराइजेशन के वक्त कौन सा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। व्हाट, लास्ट टाइम रिपीट कर दो, बस लास्ट टाइम स्किप कर लो। सो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed when 1 mole of liquid gets converted into the vapors, into gas at its boiling point, simple बात। सेकेंड सब टॉपिक ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज का मतलब यूनिफॉर्मिटी, लिक्विड है तो वो लिक्विड कंटेंट जो होगा पूरा लिक्विड ही होगा, एक यूनिफॉर्मिटी है। गैस है तो जो पूरा वाटर का कंटेंट होगा वो वाटर वेपर्स होंगी, गैसेस फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगी, एक यूनिफॉर्मिटी है। एक फेज है, एक फेज लिक्विड फेज गैसेस स्टेट में दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो तभी इसका टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। सेकेंड सब टॉपिक इसके अंदर हम देखने वाले हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखी थी, ज़रूरी नहीं है H2O की एग्जाम्पल देखे, बस लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होता है तब एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना तब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, मतलब कि सॉलिड जैसे कि आइस, वाटर जब अपने सॉलिड स्टेट में होती है प्रेजेंट, वाटर जब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है तब हम उसे कहते हैं आइस। जब ये कन्वर्ट होगा लिक्विड तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, एंड दैट केस द हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of solid gets converted into 1 mole of solid gets converted 1 mole of solid का 1 mole ही होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 mole, solid तो 1 mole ही होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हम पढ़ रहे हैं सॉलिड का तो 1 mole ही होना चाहिए। when 1 mole of solid converts into liquid at their कब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आइस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं आइस को एट द मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H FUS, फ्यूजन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इट इज, यहाँ पर भी एब्जॉर्ब वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं मेरे को पता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के वक्त जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ही होती है, मेल्ट करते वक्त भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ही हो रही है। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड converts into liquid, when 1 mole of solid gets converted into liquid at its melting point, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही तो कन्वर्ट होता है सॉलिड लिक्विड स्टेट में, ठीक है। थर्ड सब टॉपिक ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। थर्ड सब टॉपिक इज, अभी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जब 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब अपनी इंटरमीडिएट स्टेट, अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बावजूद डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं सॉलिड पहले लिक्विड में फिर लिक्विड से गैस में, नहीं, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस केस में हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, जब सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, ऐसा होता है। एग्जांपल्स हम देखेंगे इस चैप्टर में भी और यही एग्जांपल्स एक नेक्स्ट चैप्टर में भी रिपीट होंगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, यहाँ पर भी मैं एब्जॉर्ब्ड वर्ड ही यूज़ करूँगी। जब सॉलिड, जैसे कि एग्जांपल ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई आइस जो हम पार्टीज में यूज़ करते हैं, ड्राई आइस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स गैसेस स्टेट। वो सॉलिड ड्राई आइस जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। जो स्प्रेज हम पार्टीज में स्प्रे करते हैं ना,
वो एक्चुअली सॉलिड होता है, वो ड्राई आइस होता है, देखा ना आपने, आपके ऊपर जब वो हमें लगता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वो उड़ जाता है, हमारे कपड़े गिल्ले नहीं होते। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जब स्प्रे की जाती है तो हमारे कपड़े गिल्ले क्यों नहीं होते, क्योंकि उस वक्त वो सॉलिड डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाता है, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके लिए हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तीनों जो सब टॉपिक्स देखे हमने, तीनों जो सब टॉपिक्स देखे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, सब्लिमेशन। इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, हीट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में एब्जॉर्ब ही होगी। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो सेम केस जहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बट डिफरेंट थिंग इज दैट यहाँ पर सॉलिड इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गैस स्टेट, क्योंकि सब्लिमेशन यही तो होता है जब सॉलिड डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल, अगेन यहाँ पर 1 मोल सॉलिड का 1 मोल होगा, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट देयर, कौन सा वाला पॉइंट, सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन पॉइंट, एट देयर सब्लिमेशन पॉइंट। ये तो बहुत आसान है ना, सब्लिमेशन पॉइंट। फ्यूजन वाले केस में भी हमें पता है सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्ट होके ही हो रहा होगा, फ्यूजन तभी हो पाता है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बॉयल होके होता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। सो ये सब चीज़ें आसान है हमें याद रखने के लिए, ठीक है। वैसे ही सब्लिमेशन पॉइंट पर ही सब्लिमेशन होता है, सॉलिड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। यही एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के लिए, यही एक एग्जाम्पल नहीं है, और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस एट देयर सब्लिमेशन पॉइंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपको इतना ही क्यूरियोसिटी हो रही है, अगर नहीं भी हो रही फिर भी आपको देखना ही पड़ेगा ना एग्जाम्पल, मैं तो दिखा के रहूँगी। C10H8 सॉलिड है, ये भी C10H8 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी बात हम दोबारा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसकी बात टेंशन ना लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखेंगे, बस रिएक्शन देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे टॉपिक नहीं है। ये क्या है, C10H8 नेप्थलीन, ये C10H8 सॉलिड होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कैम्फर, ओडोनिल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड डायरेक्टली जब गैस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि सब्लिमेशन जब होता है एट सब्लिमेशन पॉइंट, उस केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस at its sublimation point, and that is about enthalpy of sublimation, enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization. With this we have completed the topic of enthalpy of phase transition. एक छोटी सी बात है, बहुत एक फॉर्मूला मैं आपको एक तरीके का रिलेशन बता रही हूँ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के बीच में, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के बीच में, समझ आएगी आपको बात। एक फॉर्मूला है हमारे पास, we have a formula which is delta H SUB, मतलब कि enthalpy of sublimation is equal to delta H FUS, मतलब कि enthalpy of fusion plus delta H VAP, मतलब कि enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization plus enthalpy of fusion is equal to enthalpy of sublimation. This is a formula, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर लोगे इसको तो याद कर लेना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अनदर टॉपिक वी हैव दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ अब थोड़ी देर तक हम एंथैल्पी के ही टॉपिक्स देखते रहेंगे, जितने भी एंथैल्पी हमारे पास है देखते रहेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, we have this topic of enthalpy of combustion. Okay, it is the amount of heat energy, it is the amount, enthalpy of phase transition में क्या था, absorb, heat energy absorb हो रही थी। अब वो वाली भी enthalpy देखनी है ना जहाँ पर heat energy release हो रही है। So let us see this topic in which heat energy is being released. So enthalpy of combustion is the amount of heat energy released
व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस मतलब कि कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. When 1 mole of substance is burned by air, मतलब कि एयर मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो 1 मोल सब्सटेंस बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल, मैं 1 यहाँ पे स्पेशली लिख देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए. वैसे 1 तो लिखते नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. 1 नहीं लिखा है अगर कहीं पे, इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पर 1 है. ठीक है. सो अगेन आई विल रिपीट ऑल द लाइन्स विच आई हैव ऑलरेडी सेड. Enthalpy of combustion is the amount of heat energy released when 1 mole of substance is burned by air. It is burned in the presence of oxygen. And for organic compound, अगर ये substance हमारा organic compound है ना, जैसे कि CH4, जैसे कि CH4 एक organic compound है, अगर ये substance हमारा organic compound है, 1 mole है और साथ ही साथ. So for organic compound, 1 mole of substance which is burned by air, which is an organic compound, it gets converted into, ये organic compound जब इसे burn किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमेशा कोई भी इसकी जगह कोई और भी organic compound, मीथेन की जगह कोई और organic compound ले लेते हैं, वो भी इसी चीज़ में कन्वर्ट होता है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. CO2 and H2 in its liquid state, in its gaseous state. So for organic compound, when 1 mole of organic compound, when 1 mole of substance is burned in the presence of air, it is burned in the presence of oxygen, it always, the organic compound, when it is burned in the presence of air, it always get converted into carbon dioxide and water. किसी भी organic compound, let's take one more example, C2H6 plus O2. O2 क्या होती है, गैस ही होती है. इट इज़, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो अ गैस. इट इज़ इन गैसेस स्टेट एंड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, आप बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड. 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सही बिल्कुल सही, CO2 and H2. बट क्या ये इक्वेशंस जो मैंने लिखी है ये बैलेंस्ड है? जैसे कि अभी ये जो लिखी थी इसको साफ सुथरा करके लिख देती हूँ. CH4 plus O2 gives us CO2 in its gaseous state plus H2O. ये जो इक्वेशन थी ये बैलेंस नहीं थी. अब बैलेंसिंग में जानबूझ के आपको थोड़ा अलग से बोल रही हूँ क्योंकि याद रखना ये 1 मोल है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो जिसको बर्न किया जा रहा है, जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है वो 1 मोल होगा. सो बैलेंसिंग इसके ऊपर तो ट्राई मत करना, ये तो 1 ही रहेगा. रिमेंबर दैट पॉइंट. सो बैलेंसिंग करते हैं. कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, तो ये 2 कर लेते हैं, मतलब कि 4 हो गया. ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा लो ना, बस बैलेंस होगी इक्वेशन. अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इस इक्वेशन के लिए मैं आपको डेल्टा एन जी बता रही हूँ. व्हाट इज दिस डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी कुछ और नहीं है, बहुत सिंपल बात है. इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि ये जो आगे वाले नंबर लिखे होते हैं, ये जो आगे नंबर्स लिखे होते हैं, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के. सिंपल है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है. ठीक है. सो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि 2 + 1 प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. रिमेंबर, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है. सो प्रोडक्ट 3 माइनस रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स 3. बट एक गलती मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर. क्या गलती करा रही हूँ? मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? डेल्टा एन जी गैसेस स्टेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. मैं पहले लिख लिया करूँ ना सब, फिर लिख देना आप, फिर बाद में लिखा करो, क्योंकि फिर मैं गलत कर देती हूँ ना. मैं जब क्रॉस मारती हूँ आपको भी क्रॉस मारना पड़ता होगा, सो सॉरी फॉर दैट.
यहाँ पर गैसियस स्टेट में जो चीज़ें प्रेजेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जो भी रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, जो प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, उन्हीं को काउंट करना है, उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना है. सो गैसियस स्टेट में जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि 1 माइनस रिएक्टेंट गैसियस स्टेट 3, सो इट इज़ -2. इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी इज़ -2. इस रिएक्शन के लिए पहले बैलेंस करो, फिर डेल्टा एन जी निकालो. कार्बन 2 H6H3 2 ज़ा 6, O2 O4 प्लस 3 मतलब कि 7. यहाँ पर 2, तो मेरे को यहाँ पर 7 करने पड़ेंगे, मगर ये तो 14 हो रहा है. 7 2 ज़ा 14, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 2 को कैंसिल कर दूँगी. 7/2 इंटू 2 विल बी 7. यहाँ पर ऑक्सीजन 7, यहाँ पर ऑक्सीजन 7. सो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी फाइंड आउट करते हैं. इट इज़ इक्वल टू डेल्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन इट्स गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में जो प्रोडक्ट है उसी के नंबर ऑफ मोल को काउंट करना है. सो कार्बन डाइऑक्साइड है 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट 7/2 प्लस 1. 7/2 प्लस 1 मतलब कि 9/2, एंड दैट इज इक्वल टू -5/2. ठीक है. ओके, सो रिमेंबर द पॉइंट दैट यहाँ पर बैलेंसिंग इधर नहीं करना, इधर 1 मोल ही रहना चाहिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो कि बर्न हो रहा है एयर में, जो कंपाउंड जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसके ऊपर बैलेंसिंग ट्राई मत करना. ओके, सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है एक्चुअली. अभी ये चैप्टर ये जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, अभी हमारा चल रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जिस दिन ये लॉ खत्म हो जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूं कि ये लॉ हमारा खत्म हो गया, और फिर उसके बाद हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो.